डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस के बारे में बच्चों हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग इस पर कुछ आसान से सम्स कर लेते हैं, थोड़े से फार्मूले रिकॉल हो जाएंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम लोगों को बच्चों यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है, एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है बच्चों, और उसके ऊपर इस तरह से आपको एक ट्रायंगुलर प्लेट दे रखी है। एक आपको दे रखी है स्क्वायर प्लेट और एक ट्रायंगुलर प्लेट, और बच्चों यूनिफॉर्म थिकनेस की है। हर जगह मटेरियल की डेंसिटी जो है बच्चों वो बिल्कुल एक जैसी है। और ये जो स्क्वायर प्लेट है बच्चों, इसकी साइड लेंथ है ए। ऑब्वियसली डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रायंगल की साइड लेंथ भी होगी ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको वो गिवन है। आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है बच्चों। आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करके एक बार पहले आप खुद ट्राई करें, और जब आप इसको ट्राई करेंगे बच्चों तो एक बात तो आप सर्टेनिटी के साथ में कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस लाइन पर लाए करेगा। क्यों इस लाइन पर लाए करेगा? उसके पीछे सिंपल सी रीज़न, वही बात बच्चों, जैसा मास इधर वैसा इधर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वॉट एवर यू कैन से। सो बच्चों हम लोग यहाँ अगर इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताना चाहते हैं तो पहले हम लोग ये जो दो बॉडीज़ हैं, यहाँ पर एक बॉडी तो बच्चों ये डिस्क है जिसको मैं मान लेता हूँ m1, और दूसरी बॉडी बच्चों ट्रायंगल जिसके मास को मैं मान लेता हूँ m2, और मैंने माना कि यूनिट एरिया का मास है सिग्मा। यूनिट एरिया का मास कितना मान लिया? सिग्मा। तो बच्चों पहली वाली जो बॉडी है उसका मास क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया। और आपको पता है बच्चों स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ए इज द लेंथ ऑफ साइड। सो दिस इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। वाइल मास ऑफ सेकंड बॉडी के बारे में अगर बात करी जाए तो सेकंड बॉडी का जो मास होगा बच्चों वो होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया। और जहां तक ट्रायंगल का सवाल है बच्चों, ट्रायंगल के एरिया के बारे में आप लोग जानते हैं, दैट इज गिवन बाय √3/4 ए स्क्वायर। बच्चों जो आपके पास में स्क्वायर प्लेट है उसका मास कितना? सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ए स्क्वायर है, यूनिट एरिया का मास आपने सिग्मा माना है। और ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है बच्चों उसका मास पर यूनिट एरिया इतना और एरिया आपके पास में उसका इतना। ये तो हो गई बच्चों इनके मासेस की वैल्यूज़। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखी जाए बच्चों तो पहले का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अगर मैं इससे ओरिजिन मानता हूँ तो एक बात आप जानते हैं बच्चों, सिमेट्री से इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। सो पहली वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बच्चों a/2, और दूसरी वाली बॉडी के सेंटर ऑफ मास की y कोऑर्डिनेट हम देखें तो y कोऑर्डिनेट हम लोग देख चुके हो बच्चों। ये जो डिस्टेंस होती है दिस इज गिवन बाय a/2√3 वेयर a इज द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। सो y2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? y2 की वैल्यू होगी a प्लस a/2√3। यहाँ ये कुछ लोग गलती कर जाते हैं, अगर आपने वीडियो को पॉज करके करा होगा तो ये तो सभी लोगों ने कर लिया होगा कि यहाँ से आप सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से a/2√3 डिस्टेंस पर है। लेकिन ये भूल गए कि साहब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी लेना पड़ेगी, बिकॉज आप इससे x एक्सिस मानकर चल रहे हैं और इससे आप y एक्सिस मानकर चल रहे हैं। तो आपने पहले वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ से a/2 हाइट पर रखा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले का यहाँ से a/2√3 हाइट पर रखा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस को x एक्सिस मानना पड़ेगा, या तो आप इसको मान लें या आप इसको मान लें। ऑब्वियसली इसको मानना कन्वीनियंट जाएगा। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a प्लस a/2√3। तो ये हो गया बच्चों। अब क्या करना है? सिंपल सेंटर ऑफ मास की y पोजीशन निकालनी है, तो मैं यहीं लिखे देता हूँ। चलिए y पोजीशन क्या होगी बच्चों? दैट वुड बी गिवन बाय m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कुछ होगा बच्चों। पहले का कितना? m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ हम इस तरह से निकालें बच्चों तो YCM कितना आएगा? पहली बॉडी का मास कितना है बच्चों? पहली बॉडी का मास है सिग्मा पाई a स्क्वायर। ये पहली बॉडी का मास, उसके y पोजीशन बच्चों a/2। दूसरी बॉडी का मास बच्चों सिग्मा इंटू √3/4 a स्क्वायर, और उसकी y पोजीशन जो आ रही है बच्चों दैट इज a प्लस a/2√3। तो ये m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इतना है और m2 इतना है। अब यहाँ कुछ क्वांटिटीज़ कैंसिल हो रही हैं, जो क्वांटिटीज़ कैंसिल हो रही हैं धड़ाधड़ कैंसिल कर देते। ये भैया सिग्मा ऊपर नीचे कैंसिल, और फिर a स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल। अभी कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों में से a को भी कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों में से a को कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा π/2, और ये √3/4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये √3/4, और इधर √3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से √3 कैंसल बच्चों, ये आ जाएगा 1/8, और अपॉन में कितना? पाई प्लस √3/4
होप मैंने सारा काम सही किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ बच्चों। देखिए मैंने ए कॉमन निकाल दिया, ए जब कॉमन निकाल दूंगा तो इधर बचेगा π/2 और इधर बच्चों ये √3/4 × 1 ये आया और √3/4 × a/2 √3। अभी √3 से √3 कैंसिल, 2 4 जा 8 ये आ गया। तो ये बच्चों आपके पास में सेंटर ऑफ मास की y पोजीशन आ गई। अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दूं बच्चों तो क्षमा प्रार्थी रहूँगा। अप्रोच, फंडा, कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल सही रहेगी। बेफिक्री से आप बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन में मैं गलती करता रहता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक मैं करता रहता हूँ, आप जानते हैं बच्चों। सो चलिए ये तो मेरा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूँ बच्चों वो यहाँ पर मैं इसके लिए इसे मिटा देता हूँ। तो बच्चों ये मिटा देता हूँ। चलिए अब मुझे बच्चों यहाँ पर एक स्क्वायर वायर फ्रेम दे रखी है। आई हैव गॉट अ स्क्वायर वायर फ्रेम। पिछली बार एक डिस्क थी बच्चों, इस बार एक स्क्वायर वायर फ्रेम है जिसकी साइड लेंथ है ए और उसके ऊपर बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह की एक रिंग रखी है, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग रखी है बच्चों और आपको फिर वही घिसा पिटा सा काम करना बच्चों। इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। ये एक स्क्वायर वायर फ्रेम है, ऊपर आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है। आपको क्या बतानी है बच्चों? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। बिल्कुल लुच्चा सा क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो को पॉज करके करिए बच्चों। यहाँ हम इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसे हम लोग बच्चों वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात तो आप सर्टेनिटी के साथ में जानते हैं बच्चों कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सिमेट्री के कारण इसी वाई एक्सिस पर लाई करेगा। और ये चूंकि एक स्क्वायर फ्रेम है बच्चों वायर की, सो इसका सेंटर ऑफ मास तो बच्चों यहाँ से कितनी हाइट पर आएगा? a/2। और इसमें अगर देखा जाए बच्चों तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर आएगा? सेमी सर्कल में आप देख चुके हैं बच्चों, सेमी सर्कल में जो सेंटर ऑफ मास आता है अब वो 2r/π हाइट पर आता है। इफ़ यू रिमेंबर 2r/π हाइट पर आता है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? अभी यहाँ पर r देखा जाए तो देखिए ये इसकी r है और ये r है भाई। सेमी सर्कल में दिस वुड बी द डायमीटर। तो यहाँ अगर डायमीटर की वैल्यू देखी जाए बच्चों तो 2r की वैल्यू आ रही है a। डायग्राम से सर्टेन के साथ में श्योर हो रहा है बच्चों कि अगर ये लेंथ a है तो ये लेंथ भी a होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो ये भी ये बच्चों a/2 + a/2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2r = a। सो यहाँ पर क्या होगा साहब? पहले तो मैं इसे मिटा दूं। अभी देखिए बच्चों, पहले वाले का सेंटर ऑफ मास जो स्क्वायर फ्रेम है बच्चों, उसका सेंटर ऑफ मास तो सिमेट्री से उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आ गया। और दूसरे वाले के मास के बारे में अगर बोला जाए बच्चों तो वो यहाँ से 2r/π हाइट पर है और 2r की वैल्यू बाई चांस a है। क्यों? क्योंकि ये r + r = a ये आ गया। सो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो आ जाएगी a/π पर। a/π पर भाई 2r/π और 2r की वैल्यू a है तो a/π। अब हम पहले वाले के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालें बच्चों y1। तो y1 तो कितना दिख रहा है आपको? a/2। और y2 अगर देखा जाए तो y2 कितना है? y2 बच्चों a/2 + a/π। a/π आ रहा है भाई। क्यों? अरे a/2 क्यों? a पूरा a आएगा ना, क्योंकि भैया यहाँ पर हम जो डिस्टेंस लेंगे वो यहाँ से भाई हम इस x एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो x एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? a + a/π भाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक की a/π। तो बच्चों y1 कितना आ गया और y2 कितना आ गया? ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब रही बात बच्चों मास की। यहाँ मास की बात करें तो यहाँ जो मास होगा बच्चों वो यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ जो मास है डिस्ट्रीब्यूटेड वो कैसे है बच्चों? लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग पहले वाले का मास जो होगा बच्चों हम मान लेते हैं कि यूनिट लेंथ का मास है लेमडा। यूनिट लेंथ का मास है लेमडा। तो यहाँ पर 4 लेंथ है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा × 4a हो जाएगा भाई। मैंने इस बार लीनियर मास डेंसिटी माननी है, पिछली बार मैंने एरियल मास डेंसिटी मानी थी। तो यूनिट लेंथ का मास लेमडा बच्चों, तो 4a लेंथ का मास हो जाएगा लेमडा × 4a। और इसी तरीके से सेकंड वाले मास के बारे में बात करी जाए बच्चों तो लेमडा × कितना? πr। लेमडा × πr भाई पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr, तो आधे सर्कल की लेंथ होगी πr। ये हो गया लेमडा, ये हो गया बच्चों पाई। और r की वैल्यू कितनी है बच्चों? उसका अगर हम r देखें तो वो है a/2। a/2 आएगा हमको यहाँ पर दिख रहा है भाई। रेडियस को आप स्मॉल r कैपिटल R जो लिखना चाहें वो लिखिए। एनीवेज तो ये आपके पास में आ गया सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? m1 y1। m1 की वैल्यू ये है और y1 की वैल्यू ये है।
और m2 की वैल्यू अगर देखी जाए बच्चों तो वो है लेमडा पाई a/2 m1y1 प्लस m2y2 और m2y2 कितना होगा बच्चों m1y1 प्लस भाई ये m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 तो लेमडा इंटू 4a प्लस बच्चों लेमडा इंटू पाई a अपॉन 2। आई रिपीट बच्चों, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की y पोजीशन निकालूं तो m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हम लोगों को रखना है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि देखिए इतने इतने पोर्शन की जो लेंथ है बच्चों वो पाई आर होगी। आप इस लेंथ को काउंट मत कीजिएगा क्योंकि इस वाली लेंथ को आप ऑलरेडी स्क्वायर में काउंट कर चुके हो। आप इस वाली लेंथ को स्क्वायर में काउंट कर चुके हो। सो अब ये आप कभी किसी के जहन में आए कि सर ये सेमी सर्कल की लेंथ भी लीजिए और इस वाले की लेंथ भी लीजिए, तो क्यों लेंगे भैया? क्योंकि सेमी सर्कल की लेंथ में तो चलिए सेमी सर्कल आ गया, लेकिन ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ को काउंट करके तो 4 हुआ था टोटल। और अगर आप इस लेंथ को काउंट करेंगे तभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा। अगर बाई चांस ऐसा कुछ सोचिए कि अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा ओपन होता, तो क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पर आ पाता? नहीं आ पाता, नहीं आ पाता। फिर तो वो नीचे आ जाता। क्यों नीचे आ जाता? क्योंकि निश्चित बात है बच्चों ऊपर मास नहीं है नीचे मास है, मतलब ऊपर का मास कम है नीचे का मास ज़्यादा है। तब आप खोपड़ी लगा सकते हैं बच्चों की सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और शिफ्ट क्या होगा? नीचे की तरफ। थोड़ी सी अकल लगाओ तो सेंटर ऑफ मास यहीं आ जाएगा। अगर इसको ओपन कर देते हैं तो, इसको ओपन कर देते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास यहीं पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाली ये वाली जो आपके पास में रॉड है बच्चों, एक तरह से ये रॉड हो गई ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। एक बात तो आप जानते हैं बच्चों कि इस लाइन पर होगा, ये आप समझ सकते हैं, इस लाइन पर होगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन के जैसा मास इस तरफ वैसा मास इस तरफ, तो होगा तो इस लाइन पर। और सेकेंडली वो इसी पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के इस तरफ भी वैसे इस तरफ भी ऐसे ही। निश्चित बात है बच्चों, तब तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप इसको चूंकि एक स्क्वायर के रूप में ही काउंट कर रहे हैं भाई, आप अगर इसे स्क्वायर ही लेते हैं, स्क्वायर वायर फ्रेम ही लेते हैं, तभी जाके सिमेट्री से बच्चों सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा। तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये, दूसरे वाले की ये। और उसके बाद में बच्चों पहले वाले का मास कितना? मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसकी लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसकी लेंथ, और आर की वैल्यू a/2। तो ये m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों यहाँ पर लेमडा जो है वो कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया। लेमडा कॉमन निकाल के बच्चों कैंसिल हो गया। और सेकेंडली यहाँ पर ए बी जो है वो भी कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया। बच्चों देखिए लेमडा 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 कैंसिल, ए कैंसर। अब ये इस तरह की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं होता बच्चों। बेसिकली हम अगर करने जाएं तो ये हो सकता है कि साहब हम कहीं कुछ कैलकुलेशन की हल्की फुल्की गलती कर जाएं तो अलग बात है, अदरवाइज तो भैया नॉर्मल वे में तो कुछ नहीं होना। अब यहाँ से देखिए बच्चों एक काम करते हैं। अच्छा a/2 यहाँ पर भी है और भाई यहाँ पर 2 है ना यहाँ पर, तो a/2 यहाँ से और a/2 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। जब मैं कॉमन निकालता हूँ बच्चों तो y पोजीशन सेंटर ऑफ मास की क्या आएगी? चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं बच्चों। a/2 तो आपने कॉमन निकाल दिया। यहाँ से देखिए a/2 है और यहाँ से इन दोनों में से a कॉमन आएगा और बाहर 2 है। तो ये कॉमन आने के बाद में बच्चों यहाँ पर बचेगा 4। इधर कितना बचा? इधर बचेगा 4 और प्लस इधर कितना बच्चों? ये पाई है। पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पाई इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। आई रिपीट, इस पाई का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, और पाई का 1 बाय पाई में मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल 1 बचेगा। और ए तो आप ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हो। और डिनोमिनेटर में बच्चों कितना? 4 प्लस कितना? पाई/2, 4 प्लस पाई/2। और आप अगली स्टेप में बच्चों ये 1 प्लस 4 को 5 लिख दीजिए। बाकी आप और चाहें तो एलसीएम लीजिए। चलिए एलसीएम ले ही लेता हूँ। एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 प्लस पाई और ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस पाई। सो दिस वुड बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। होप मैंने फिर वही बात बच्चों कैलकुलेशन सही करें। देखिए मैंने a/2 कॉमन निकाला और इन दोनों में से a कॉमन निकाला और अपॉन में 2 था इसलिए उसको भी निकाला तो a/2 कॉमन आ गया। अब यहाँ बचेगा 4 और यहाँ पाई इंटू 1 मतलब पाई और यहाँ पाई इंटू 1 बाय पाई मतलब 1 बचा बच्चों। तो ये सेंटर ऑफ मास की y पोजीशन आ जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ बच्चों। अगर आपने नहीं करा हो तो आप कर लीजिएगा। अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये लीजिए साहब, हमारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है बच्चों। लेट अस हैव अ सॉलिड सिलेंडर। मैं थोड़ा सा इसको नीचे बनाए देता हूँ ताकि जगह मुझे मिल जाए प्रॉपर। बच्चों मेरे पास में इस तरह का एक सॉलिड सिलेंडर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और
सॉलिड मतलब पूरे एरिया में मास है बच्चों। और उसके बाद में आपको इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है h, और इसके ऊपर बच्चों एक हेमिस्फीयर है। वो हेमिस्फीयर भी जो है बच्चों वो कैसा है, सॉलिड है। हेमिस्फीयर भी सॉलिड है। और हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। जबकि आपको ये गिवन है बच्चों, ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट h है, और ये जो आपको बच्चों सिलेंडर दे रखा है इसकी रेडियस जो है बच्चों वो कैपिटल R है, और रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज कैपिटल R। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताइए, करिए पॉज करके। तो देखिए साहब कैसे करेंगे हम। यहाँ हमने कौन सी एक्सिस ले ली बच्चों, दिस इज x एक्सिस, एंड मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों y एक्सिस। मैंने ऊपर वाले इसको मैंने मान लिया x एक्सिस, इसको मैंने मान लिया बच्चों y एक्सिस। अब मुझे एक बात फिर वही घिसी पिटी सी कहनी पड़ेगी बच्चों, सिमेट्री से सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा। अब भैया मैं अगर यहाँ देखूं तो चूंकि ये सॉलिड बॉडी है बच्चों, इसीलिए जो मास होगा दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चों। तो अगर मैं पहले वाले का मास बोलूं तो पहले वाले का मास होगा बच्चों सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एच। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, एच उसकी हाइट होती है, आर उसकी रेडियस होती है। भाई यूनिट ए वॉल्यूम का मास मैंने रो सपोज करा, मैंने यूनिट वॉल्यूम का मास रो सपोज करा बच्चों। अगर यूनिट वॉल्यूम का मास है रो तो पाई आर स्क्वायर एच एरिया वॉल्यूम का मास इतना हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों अगर मैं m2 के बारे में बात करूं तो वो होगा इतना, और वॉल्यूम कितना होगा बच्चों उसका 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि बच्चों पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये पहले का मास, ये दूसरे का मास। और पहले की वाई पोजीशन देखें बच्चों, तो पहले वाले की वाई पोजीशन क्या होगी, निश्चित रूप से बिकॉज ऑफ सिमेट्री उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास तो बच्चों h/2 हाइट पर आया। और रही बात दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते हो जब एक सॉलिड हेमिस्फीयर हो तो सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास की हाइट जो है बच्चों वो हम लोग डिराइव कर चुके, दैट इज 4r/3 पाई। तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों कितनी, h प्लस 4r/3 पाई। बाई चांस एक बात अच्छी है बच्चों कि जो रेडियस इस सिलेंडर की होगी वही रेडियस उस हेमिस्फीयर की भी होगी। सो पहले वाले की यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, और ये वाली जो हाइट है बच्चों वो 4r/3 पाई है। ये आ गई, तो ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। अब बस वैल्यूज़ रखनी है आपको, वैल्यूज़ रख दीजिए आप। उसके बाद में बच्चों तो हमारे पास में क्या आएगा भाई, y पोजीशन सेंटर ऑफ मास के निकालें तो m1 कितना बच्चों, m1 है रो पाई आर स्क्वायर एच, ये लीजिए, इंटू y1 ये लीजिए, प्लस m2 कितना बच्चों, रो 2/3 पाई आर क्यूब इंटू y2 h प्लस 4r/3 पाई अपॉन m1 कितना बच्चों, रो पाई आर स्क्वायर एच, प्लस m2 कितना बच्चों, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। भैया m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है, रो कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, रो पाई रो गए, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है। ऑफ कोर्स आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम कैंसिल कर देंगे इन सभी को साहब, तो हमारे पास पे क्या आएगा। जस्ट मैं फार्मूला की प्रैक्टिस करा रहा हूँ भैया, जो हम लोगों ने डिराइव करे हैं। सिमेट्रिक बॉडीज़ में तो कोई वांदा है ही नहीं, हमको खटाखट हमारा काम होता है। नॉन सिमेट्रिक में हमको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ सकती है। एनीवेज आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल बच्चों, यहाँ पर भी आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों बचेगा कितना, आपके पास में बचेगा h²/2। कितना बचेगा, h²/2, क्योंकि यहाँ से आर स्क्वायर चला गया, h इंटू एच h²/2, और यहाँ से भी आर स्क्वायर चला गया बच्चों। तो बाकी आपके पास में बचेगा 2r/3, और साथ में आप देख पा रहे हैं बच्चों दैट इज h प्लस 4r/3 पाई। तो ये आया, और डिनोमिनेटर में कितना बच्चों, आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है तो बचेगा h प्लस 2r/3। So this is the y coordinate of the center of mass of this system। हाँ भाई, यहाँ से आर स्क्वायर चला गया, h बचेगा, यहाँ से आर स्क्वायर चला गया 2r/3।
इतना आ जाएगा भैया। तो चलिए ये भी हम लोगों ने जस्ट थोड़ा सा रिकॉलिंग करी है और कुछ नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं बच्चों, और हमें यहाँ पर एक जो है साहब, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें बच्चों एक हॉलो स्फीयर हॉलो सिलेंडर दे रखा है। हॉलो सिलेंडर, या जिसे ज़्यादा मॉडिफाइड लैंग्वेज में बोलूँ तो आई मस्ट से सिलेंड्रिकल शेल, सिलेंड्रिकल शेल हमको दे रखा है। और मैं पहले इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि मेरे पास जगह बन जाए। ये लीजिए साहब, मेरे पास में एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी हाइट h है बच्चों, और इसके ऊपर मैंने एक कोनिकल शेल रख दिया। क्या रख दिया इसके ऊपर? कोनिकल शेल। और बाई चांस ये गिवन है बच्चों कि जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी है। दोनों की हाइट कितनी बच्चों? सेम है, और हॉलो है दोनों, ठीक है। क्या करेंगे आप? आपको वही घिसा पिटा सा काम करना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, करिए। देखिए साहब, अभी आप अगर बात करें तो यहाँ जो है बच्चों ये हॉलो है, तो यहाँ मास जो रहेगा बच्चों वो केवल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो पहले वाले का मास कितना रहेगा बच्चों? पहले वाले का मास होगा सिग्मा इंटू 2 पाई RH। भाई आप लोग जानते हैं जो हॉलो सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर का जो CS होता है बच्चों, जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्री क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, दैट इज 2 पाई RH। पहले वाले का मास इतना आ गया बच्चों, और दूसरे वाले का मास देखें तो वो होगा कितना? सिग्मा इंटू पाई RL, ये होगा कुल मिलाकर बच्चों पाई RL। और L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यहाँ अगर आप देखें L क्या होता है यहाँ पर? स्लांट हाइट। तो थोड़ी सी आपको यहाँ ज़रूर मेहनत करना पड़ेगी भैया, कि रेडियस R है, ये हाइट H है, तो जो स्लांट हाइट आएगी बच्चों आप डायग्राम से समझ सकते हैं, दैट इज़ रो पाई R। तो ठीक है चलिए, और अंडर द रूट में कितना हो गया बच्चों? R² प्लस H²। भाई स्लांट हाइट होती है ना एक्चुअली, हमें तो CSA में कौन सा लेना होता है बच्चों? स्लांट हाइट लेनी होती है। सो ये पहली वाली का बॉडी का मास और ये दूसरी वाली बॉडी का मास, और सेंटर ऑफ मास की पहले वाली का y कोऑर्डिनेट देखें बच्चों, तो सिमेट्री से इसका सेंटर ऑफ मास तो बच्चों h/2 हाइट पर आएगा। और दूसरे वाले का देखें तो भाई पहले वाले का सेंटर ऑफ मास जो आएगा बच्चों वो h/2 हाइट पर आएगा, और दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखें तो बच्चों वो हम लोग निकाल चुके हैं। वो हम लोगों ने निकाली थी बच्चों, वो h/3 हाइट पर आती थी, h/3 हाइट पर आती थी। ये लीजिए ये h/3, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों? हमको तो यहाँ से डिस्टेंस लेनी है, ये x एक्सिस। सो यहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो कितनी होगी? वो डिस्टेंस होगी h प्लस h/3, अर्थात कि 4h/3। भाई हमें जो डिस्टेंस लेनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है, और ये h/3 है, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की h है बच्चों, तो 4h/3 होगा। अब सिंपल वैल्यूज फीड करनी है, कुछ बड़ा काम आपके लिए नहीं है वो। भाई आपको y पोजीशन सेंटर ऑफ मास की लेनी है, तो पहले वाले का मास कितना बच्चों? रो इंटू 2 पाई RH, ये m1y1 प्लस m1y1 प्लस m2y2 बच्चों कितना? पहले वाले का मास कितना? m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 अपॉन कितना? अपॉन में बच्चों m1 प्लस m2, ये लीजिए। अब कुछ क्वांटिटीज ऑफ कोर्स कैंसिल हो रही हैं, जो कैंसिल हो रही है उनको हम करेंगे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वो ये तो हो गया, उसकी y इतना आ गया। और अगर हम कोन के बारे में बात करें बच्चों तो उसका रो पाई RL, और उसकी जो हाइट आ रही है बच्चों यहाँ से कितनी आ रही है? यहाँ से h/3 है, तो यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 4h/3 आएगी अपॉन m1 प्लस m2। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो रहा है बच्चों यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली हमको सिग्मा लेना चाहिए, रो थोड़ी ना आएगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पर एरियल मास डेंसिटी होगी, क्योंकि एरिया में ही मास फैला हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों रो पाई और रो पाई R जो है बच्चों वो कैंसिल कर दिए। अब कितना आ जाएगा साहब? आप यहाँ पर 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हो। 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे साहब तो आप देखिए आपके पास में क्या आएगा? y पोजीशन सेंटर ऑफ मास की जो आएगी साहब वो कितनी आएगी? 2 से ये 2 कैंसिल होने के बाद h इंटू एच वुड बिकम बच्चों h², ये h² आएगा।
और यहाँ पर हम देखें तो ये कितना है बच्चों, दिस इज 4h/3 अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में दिस इज 2h, ये 2h है बच्चों, एंड दैट इज अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो दिस इज 2h प्लस अंडर द रूट ऑफ बच्चों r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। सो ये आपके पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई। होप दिमाग में आई होगी। जस्ट थोड़ा सा रिकॉलिंग कर रहे हैं हम लोग, बाकी तो इसमें कुछ खास जटिल काम है नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों सेंटर ऑफ मास निकाला। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं बच्चों। और यहाँ हम लोग ये लीजिए साहब, हमें इस तरह की एक बच्चों ट्रायंगुलर प्लेट दे रखी है। हमें बच्चों यहाँ पर इस तरह की एक कौन सी प्लेट दे रखी है, ट्रायंगुलर प्लेट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, साइड लेंथ a है। और इसके ऊपर बच्चों हम लोगों ने एक डिस्क रखी है। हमने क्या रखी है बच्चों, इसके ऊपर एक डिस्क, इस पे हमने एक डिस्क रखी है। और आपको क्या करना है बच्चों, आपको साहब ये तो आइसक्रीम बन गई एक तरह से ना। एनीवेज, तो ये आपको एक डिस्क दे रखी है बच्चों, वही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी करिए। तो साहब ये कौन सी एक्सिस, ये आपके पास में एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। अब वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों की, हमें पता है जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। इस बार आपको प्लेट्स दे रखी हैं, प्लेट दे रखी हैं बच्चों, तो क्या से निकालेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पहली वाली जो ट्रायंगुलर प्लेट है बच्चों, उसका मास कितना, यूनिट एरिया का मास सिग्मा, उसका एरिया बच्चों √3/4a²। सो ये m1। और m2 की वैल्यू बात करें बच्चों तो दैट इज़ अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल उसका रेडियस तो बच्चों उसकी जो मास डेंसिटी बच्चों वो सिग्मा है। और इसका एरिया जो होगा बच्चों दैट वुड बी πa²/2, πa²/2, क्योंकि दैट इज अ सेमी सर्कल ना, वो एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। और सेमी सर्कल होने के कारण बच्चों वो क्या होगा, दैट वुड बी πa²/2, ऐसा ही कुछ होगा। अब क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर जो है हम इस केस में एक सेकेंड, ये सिग्मा हो गया, ये πa²/2 हो गया, लेकिन a की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, देखिए ये आपके पास में r है, ये आपके पास में r है और ये भी r है। अब यहाँ पर बच्चों ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये लेंथ a थी, और डायग्राम से आपको नजर आ रहा है बच्चों a बराबर कितना है 2r, a बराबर 2r। तो r बराबर कितना होगा बच्चों, r बराबर होगा a/2। अच्छा, यहाँ हमको एक्चुअली r लिखना है, πr²। बच्चों वो जो सेमी सर्कुलर डिस्क बन रही है उसकी रेडियस मैंने सपोज करी r, उसकी रेडियस कितनी सपोज करी r, तो उसका एरिया हो जाएगा बच्चों πr²/2। होप आपको समझ में आया है। आई रिपीट बच्चों, ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है उसका एरिया तो √3/4a² हो गया, और ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया बच्चों πr²/2, और r की वैल्यू a/2 है, तो वो आपको रखना पड़ेगी। आप रख दीजिए बच्चों रो, और ये पूरा कुल मिलाकर हो जाएगा बच्चों कुछ ऐसा, क्योंकि जब आप r की वैल्यू a/2 रखेंगे तो a/2 का स्क्वायर 4 4 2 8 हो जाएगा। सो ये बच्चों पहले वाले का मास आ गया, दूसरे वाले का मास आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पहले वाले की y पोजीशन निकालें। तो y पोजीशन क्या होगी बच्चों, हम लोग देख चुके हैं यहाँ से कितनी पोजीशन आती है बच्चों, यहाँ से ये जो पोजीशन आती है दिस इज a/√3। तो ये तो हो गया बच्चों a/√3, a/√3 आ गया भाई। और दूसरे वाले की कितनी होगी, जस्ट फार्मूला ही लगाना है आपको। अगर फार्मूला लगाने में गलती कर दे तो फिर काम गलत, मैं भी गलती कर सकता हूँ। गलती तो करना भैया इंसान की पहचान है, जो गलती नहीं करे वो इंसान किस बात का। तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलती करते रहना चाहिए। इवन जब हम गलती करते हैं तो लोगों का अटेंशन जरा ज़्यादा गैदर होता है। काम नॉर्मली करो तो अटेंशन नहीं देते, थोड़ी बहुत गलती कर दो तो ध्यान जाता है। जनरली क्लास में कोई भी क्लास की बात करें तो दो तरह के लोग जो होते हैं वो ज़रा फेमस किस्मों के होते हैं। तो वो जो खूब पढ़ाकू हों, जो खूब काम करते हों या खूब सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, और एक वो जो खूब सारा न्यूसेंस क्रिएट करते हों। टीचर्स उनको जानते हैं जो अच्छे हैं जो बुरे हैं, बेचारे बीच वाले जो हैं वो कायम में भी नहीं काउंट होते। तो वो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, समथिंग जो अप्रिशिएट हो या कुछ ऐसा हो जिसको किसी हालत में भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सके। एनीवेज, सो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/√3 आ गई। और ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में डिस्क है। और डिस्क में हम लोगों ने बच्चों जो है ये पोजीशन देखिए, दिस डिस्टेंस वाज
कितनी थी बच्चों, ये थी 4r/3 पाई, 4r/3 पाई थी, ऐसी ही कुछ थी। तो चलिए y2 की पोजीशन कितनी होगी बच्चों, y2 की पोजीशन अगर देखी जाए तो वो हो जाएगी √3/2a और प्लस 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 4/3 पाई, और r की वैल्यू कितनी बच्चों, r की वैल्यू है a/2, r की वैल्यू a/2 है। क्यों भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस √3a/2 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4r/3 पाई, बशर्ते वो डिस्क हो, तो 4/3 पाई और r की वैल्यू a/2। अब आप एक काम करें बच्चों, बस फार्मूला लगाना है, मैं नहीं करूं तो मेरे ख्याल से चल जाएगा, है ना, क्योंकि अब इतना तो हम कर चुके हैं, हमको केवल वैल्यू रखनी है बच्चों, m1 जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। ऊपर नीचे से a² कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। फर्दर कैलकुलेशन यू कैन टेक एंड यू आर एडवाइज टू टेक, आप करें बच्चों, जरूर से खुद से करें। तो ये हम लोगों के पास में है बच्चों कुछ छोटे छोटे से फार्मूले। मैं एक बार आपको याद दिला दूं बच्चों, अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग थी आपके पास, अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग थी तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी आई बच्चों, इससे सेमी सर्कुलर रिंग की आपके पास में आई ये जो डिस्टेंस आई थी बच्चों, दिस वाज 2r/पाई। लेकिन अगर सेमी सर्कुलर डिस्क थी आपके पास, अगर डिस्क थी बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस आई थी दैट डिस्टेंस वाज 4r/3 पाई आई थी। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर हम लोग बच्चों अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं जिसकी हाइट h है, तो ये जो डिस्टेंस आई थी वो h/3 आई थी। कितनी, h/3 इक्विलैटरल और सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिस्टेंस कितनी आई थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चों ये डिस्टेंस आई थी a/2√3, ये डिस्टेंस a/2√3। सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो आई थी बच्चों वो a/√3 आई थी। और अगर मैंने एक हॉलो कोन ले लिया, हॉलो कोन, तो फिर ये डिस्टेंस जो है बच्चों वो h/3 और ऑब्वियसली ये डिस्टेंस 2h/3। और यदि बच्चों मैंने एक सॉलिड कोन ले लिया, सॉलिड कोन ले लिया बच्चों, तो ये डिस्टेंस जो होगी दिस डिस्टेंस वुड बी h/4 एंड दिस वुड बी नेचुरली 3h/4 हो जाएगा। और अगर बच्चों मैंने एक हेमिस्फेरिकल बाउल ले लिया, हेमिस्फेरिकल बाउल, तो सेंटर ऑफ मास जो आता है बच्चों वो r/2 हाइट पर आता है। और अगर मैंने उसको सॉलिड हेमिस्फेयर ले लिया, सॉलिड हेमिस्फेयर ले लिया बच्चों, तो फिर ये डिस्टेंस जो आती है वो 3r/8 आती है। इन्हें आप चाहें तो बच्चों एक टेबल का फॉर्म भी बना सकते हैं। एक कॉलम में आप लोग बॉडी का नाम लिख दीजिए, इधर उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिख दीजिए बच्चों, सिंपली डायग्राम बना दीजिए तीसरा, इस तरह से आप कर सकते हैं। टेबल फॉर्म में बना देंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। एक साइड क्या लेंगे, आपने बॉडी ली, जैसे बॉडी हमने ली बच्चों, यहाँ पर हमने सेमी सर्कल ले लिया, सेमी सर्कुलर डिस्क ले ली, हेमिस्फेरिकल शेल ले लिया, हेमिस्फेयर ले लिया, हॉलो कोन ले लिया, सिलेंडर ले लिया, इस तरह से उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, थोड़ा सा उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बच्चों सेंटर ऑफ मास पे रिलेटेड जो पोजीशन बताने पर क्वेश्चन बना करते हैं। और जनरली वो जो बनते हैं बच्चों सुपर पोजिशन थ्योरम पर जो बनते हैं कि आपने एक डिस्क में से एक डिस्क काट दी, या एक स्फीयर में से आपने स्फीयर काट दिया, या हो सकता है कि आपको डिस्क में से आपने एक रेक्टेंगल काट दिया, स्क्वायर काट दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करा करते हैं बच्चों, वो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है पहले जब हमको ऐसा बोलते हैं कि इसमें से काट दिया, सेंटर ऑफ मास बताओ, तो हम उल्टा करते हैं, उसको उसमें रख देते हैं और उसके बाद में सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्री का सेंटर पर आता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम जिसको हम नाम देते हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना करते हैं। सेंटर ऑफ मास पर बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को और ध्यान आ रहा है, जो कि जनरली आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएगा, उसी तरह का मैं क्वेश्चन है जो थोड़ा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है। और मतलब हमारा एक फंडा हम वापस से उससे उस बारे में रिकॉल कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम लोग बच्चों एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको। पानी में तैरती हुई एक नाव है, पानी में तैरती हुई बच्चों एक नाव है। एक नाव ऐसी है बच्चों जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर। एक नाव ऐसी है बच्चों जिसकी लेंथ है 10 मीटर और इसका मास दे रखा है बच्चों 100 kg। इसका मास कितना है, 100 kg। पानी में तैरती हुई एक नाव है साहब, इसका मास है 100 kg और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। और इसके एक एंड पर एक 50 kg मास का लड़का खड़ा है। इसके एक एंड पर बच्चों एक 50 kg का लड़का खड़ा हुआ है। वो चल के दूसरे एंड तक जाता है, वो चलकर दूसरे एंड तक जाता है। बताइए ये नाव कितना चलेगी।
ये नाव अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट होगी। अब बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग एट वन एंड, नाउ ही वॉक्स टू द अनदर एंड। जब वो अनदर एंड तक जाता है बच्चों, तो उस दरमियान नाव बोट ने कितना चल लेना है। वीडियो को क्षणिक देर के लिए पॉज करके बच्चों करिए। अब देखिए इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में पहले तो आप दो बॉडीज हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए इसको मैं बॉडी नंबर 1 नाम देता हूँ और इस नाव को बॉडी नंबर 2 नाम देता हूँ। तो अभी सेंटर और इसे x इक्वल्स टू 0 नाम दे देते हैं। तो अब देखिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास की भी पोजीशन निकालूं बच्चों, या सारे कैलकुलेशन मैं इस तरफ करता हूँ और इस तरफ मैं डायग्राम को ही बना रहने दूंगा। आप भी वीडियो को बच्चों पॉज करके एक बार कर सकते हैं। बेसिक सा फंडा है। क्या फंडा है हम देखते हैं। पहले तो हम इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं। तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी बच्चों, अभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे तो वो होगी बच्चों m1 इंटू x1 प्लस m2। बच्चों देखिए ये पहला मास है 50 kg का, जो कि x इक्वल्स टू 0 पर रखा है। 50 kg का मास x इक्वल्स टू 0 पर रखा है बच्चों m1 इंटू x1 प्लस m2। अब m2 का मास कितना बच्चों 100 kg, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ऐसा नहीं कि दूसरी बॉडी का मास आप मान लो सर यहाँ पे रखा हुआ है। अरे मास तो ये एक रॉड है ना, एक तरह की रॉड है बच्चों। सो मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ, तो हम इसका सेंटर ऑफ मास लेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा बच्चों 5। सो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, और x2 कितना होगा बच्चों इसका 5 अपॉन कितना m1 प्लस m2। m1 है 50 और m2 है बच्चों 100। आई रिपीट, ये m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 कितना बच्चों 5 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ यू सॉल्व दिस, दिस इज 500 अपॉन 150, मतलब 500 अपॉन 150। चलिए मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। ये चला गया बच्चों, ये आ गया 10/3। सो सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों समवाट 10/3 मीटर पर है। मतलब सेंटर ऑफ मास जो आएगा बच्चों वो कहीं यहाँ आएगा, ये सेंटर ऑफ मास आएगा। सेंटर ऑफ मास जो है बच्चों वो उसका यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है। अब क्या होगा बच्चों, जब ये लड़का इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो जो भी कुछ काम हो रहा है बच्चों, जो भी कुछ फोर्स लग रहा है वो उस लड़के और नाव के बीच लग रहा है, लड़के और बोट के बीच में लग रहा है। इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? नो। एंड इफ एक्सटर्नल फोर्स डजंट ऑकर, इन दैट कंडीशन टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। और उस केस में क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे बना रहेगा, बिकॉज इनिशियली बोथ द बॉडीज वर एट रेस्ट। So initially center of mass was at rest. Now boy starts walking in this way. In this condition what is happening? Boy is exerting force over the boat and boat is exerting force on the boy. There is no external force, and if there is no external force, the momentum of the center of mass remains conserved. And it does mean that वो जितनी वेलोसिटी उसकी पहले थी उतनी वेलोसिटी बाद में रहेगी, और बाई चांस पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था इसलिए बाद में भी रेस्ट में रहेगा। भाई अगर सेंटर ऑफ मास मूविंग होता तो वो मूविंग करता रहता, उतनी वेलोसिटी से मूविंग करता रहता जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बाकी किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। हम लोग जानते हैं बच्चों एक्सटर्नल फोर्स जो होता है इट इज इक्वल टू द बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो नेट मोमेंटम होता है दैट इज गिवन बाय बच्चों मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही कुछ पिक्चर होती है आपके सामने। अब जब लड़का इधर जा रहा है तो लड़के ने बोट ने लड़के पे फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए बच्चों सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सेंटर ऑफ मास जितनी वेलोसिटी से पहले मूव करा था बाद में भी उतनी वेलोसिटी से मूव करेगा। और बाई चांस ये ऐसा केस है बच्चों जिसमें सेंटर ऑफ मास से मूव नहीं किया है, इसलिए सेंटर ऑफ मास से रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं के वहीं रहेगा। तो अब क्या होगा, न्यूटन के ठहरला से आप एक बात तो जानते हैं बच्चों, जब लड़का इधर जाएगा तो बोट पीछे की तरफ आएगी, इट विल मूव बैकवर्ड समवट, कुछ ऐसे। बोट की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, पर सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं के वहीं रहेगा, दैट वुड नॉट गेट चेंज्ड। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही की वही रहेगी। अब सपोज कर लीजिए ये आपका ओरिजिन है x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 है बच्चों। अब ये लड़का आपका उठ के यहाँ पहुँच गया है, लड़का यहाँ पहुँच गया है, तो अब क्या होगा बच्चों, ये x इक्वल्स टू 0 हो गया। भाई ओरिजिन को आपने चेंज नहीं करा, मैंने पहले भी आपको इस तरह के क्वेश्चन कराया बच्चों इसी में। तो यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 0 में कोई चेंज आया, मतलब ये ओरिजिन को मैंने वैसा का वैसा रखा। अब अगर मैं हमसे पूछा है कि ये कितना शिफ्ट हो गई, बोट कितना शिफ्ट हो गई, तो अगर मैं मान लूँ बच्चों की बोट पहले इस सिचुएशन में थी, अब बोट इस सिचुएशन में हो गई, लेट मी सपोज साहब बोट हैज़ बीन शिफ्टेड बाय डिस्टेंस x। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों, दिस डिस्टेंस वुड बी 10 - x,
भाई इफ बोट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, सो बोट अगर x इधर आ गई तो ये पोजीशन हो जाएगी 10 - x, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी बच्चों, सेंटर ऑफ मास, ये जो बोट का सेंटर ऑफ मास है, केवल बोट का सेंटर ऑफ मास तो बच्चों वही 5 मीटर की डिस्टेंस पर रहेगा, इस एंड से भी 5 और इस एंड से भी 5, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों, दिस डिस्टेंस वुड बी 5 - x। 5 - x क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 थी, उसमें से ये x चला गया, बाकी बचा 5 - x। मैं एक बार फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, जब लड़का बॉय जा रहा है इधर तो बोट जा रही है पीछे, और मान लीजिए वो x डिस्टेंस पर चली गई तो ये 10 - x हो जाएगा, तो ये बॉय यहाँ पर पहुँच गया बच्चों। अब इस बोट का सेंटर ऑफ मास तो वही बिल्कुल सिमेट्री से बीच में रहेगा, तो अगर ये डिस्टेंस x है और यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा बच्चों, 5 - x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 5 थी तो ये x चली गई तो 5 - x। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है, अब ये 5 - x प्लस 5 कर देंगे, 5 - x प्लस 5 कर देंगे तो 5 - x प्लस 5 ऑब्वियसली 10 - x आएगा, दैट यू कैन वेरीफाई। अब बच्चों नए केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आई, अब वो जो लड़का है 50 kg का, वो इससे कितने डिस्टेंस पर है, वो 10 - x डिस्टेंस पर है। भाई इस ओरिजिन के कंपैरिजन में ये जो लड़का है कितने डिस्टेंस पर है, इसके कंपैरिजन में ये जो लड़का है बच्चों ये कितने डिस्टेंस पर है, 10 - x, तो m1 x1 प्लस m2 बच्चों 100 kg का मास है, और उसकी पोजीशन कितनी बच्चों 5 - x अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा। और एक बात सर्टेनिटी के साथ में बच्चों की सेंटर ऑफ मास अभी भी वही रहेगा जहां पहले था, दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड नॉट बी चेंज्ड, वो तो चेंज नहीं होगी। पहले कितनी डिस्टेंस पर थी भाई, ओरिजिन आपने इसी को लिया है जिसको पहले लिया था। हम लोगों ने कोलिजन वाला क्वेश्चन करा बच्चों इसी चैप्टर के दौरान, सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान ही, कि वो कितना बड़ी वाली डिस्क कितना चलेगी, आपको ध्यान हो बच्चों, तो बस वैसे पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो भैया सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहेगा। अब ये 1 0 1 0 1 0 कैंसिल कर दीजिए, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 1/3, दिस इज 5 10 जा 50, 5 1 जा 5x, 10 5 जा 50, और 10 1 जा 10x, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में बच्चों 150 आएगा, 153 से 150 जाएगा बच्चों 50 टाइम्स, इस 50 को आप यहाँ ले आइए, तो 50 इज इक्वल टू बच्चों 100 - 15x, सो दिस x वुड बी 50/15, that is 10/3। बच्चों ये 15x इधर आ जाएगा, 50/15 हो जाएगा, मतलब 10/3। मैंने मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सही करे, पर बच्चों मैं थोड़ा सहमा सा रहता हूँ, अधिकतर बार कैलकुलेशन करने की बारी आती है कि कहीं कुछ माइनस प्लस की कहीं कुछ गलती नहीं कर दी। कॉन्सेप्चुअली तो हमेशा सही जाता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन में स्पेलिंग में मिस्टेक करना मेरी पहचान है, तो और मैं उस पहचान को बनाए भी रखना चाहता हूँ, आपका अटेंशन भी ज़्यादा गैदर करता रहूँगा। तो ये बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, पर इस फंडामेंटल पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सी बुक्स में बहुत सी एग्जाम्स में मिल जाएंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बशर्ते वो पहले रेस्ट में था, और अगर वो मूविंग था तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में या यूं कहूँगी उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास।